हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर होम साइंस क्लासेस। आपको पता है हम प्रसार शिक्षा की थ्योरी कर रहे हैं। आज हम देखेंगे श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री क्या होती है। हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा किया था कि श्रव्य शिक्षण सामग्री कौन से हैं, दृश्य शिक्षण सामग्री कौन से हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा सबसे पहले श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री क्या आता है? टेलीविजन। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता भी है। टेलीविज़न एक अत्यंत ही प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। टेलीविज़न एक अत्यंत मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, जिससे विराट जनसमूह को शिक्षित किया जा सकता है। जनसंचार माध्यमों में टेलीविज़न का अहम स्थान होता है। जो लोगों को जो विराट जनसमूह में जो भी सूचनाएँ दी जाती हैं, जो भी संदेश दिए जाते हैं, जो भी शिक्षा दी जाती है, उसमें सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? टेलीविज़न की। वर्तमान समय में यह शिक्षण के साथ ही मनोरंजन का भी उत्कृष्ट साधन है। इसकी लोकप्रियता इतनी है कि सुदूर तथा दुर्गम क्षेत्रों में भी घर-घर टीवी मौजूद है। हर घर में आपको आजकल टीवी मिल जाएगी। बच्चों तथा गृहिणियों की पहली पसंद है टीवी। बच्चे जहाँ कार्टून देखकर प्रसन्न होते हैं, वहाँ महिलाएँ फुर्सत में टीवी सीरियल देखकर समय गुजारती हैं, मन बहलाती हैं। बच्चों को तो खाना खाना भी टीवी के सामने ही बैठकर खाना होता है। इतना ही नहीं, टीवी के प्रादुर्भाव से सिनेमाघर को भी काफ़ी धक्का लगा है, क्योंकि आजकल लोग टीवी पर ही फ़िल्में देख लेते हैं, वो सिनेमाघर जाते नहीं हैं और वहाँ पे जो है भीड़ बहुत कम हो गई है। घर-घर टीवी होने से सिनेमाघर को सबसे ज़्यादा धक्का लगा है। विभिन्न तरह के धारावाहिक टेलीविज़न के माध्यम से ही प्रसारित किए जाते हैं। जब हम सभी फ़िल्में टेलीविज़न पे ही देख लेते हैं, तो हम सिनेमाघर में क्यों जाएँगे? वहाँ पे अपना पैसा क्यों बर्बाद करेंगे? तो इससे सिनेमाघर को बहुत नुकसान हो रहा है। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा टीवी का इतिहास क्या है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, क्योंकि आप तो ये बता ही देंगे कि इसमें से श्रव्य दृश्य साधन कौन से हैं। अगर पूछा जाएगा श्रव्य साधन कौन से हैं, वो भी आप बता लेंगे। दृश्य साधन कौन से हैं, वो भी बता लेंगे। अब सिर्फ़ हमें याद क्या रखना है, इसमें हमें इतिहास याद रखना है। क्या कि टेलीविज़न का आविष्कार कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ? तो चलिए देखते हैं, इसके इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है, टेलीविज़न का प्रसारण सबसे पहले कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में सन 1936 में हुआ था। तो टेलीविज़न का प्रसारण सबसे पहले कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ब्रिटेन ने सबसे पहले बीबीसी मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन द्वारा टेलीविज़न कार्यक्रमों का नियमित प्रसारण किया था। किसने? ब्रिटेन ने किया था। किसके किसके द्वारा? बीबीसी के द्वारा किया था। सन 1938 में फ्रांस द्वारा टेलीविज़न कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाने लगा। सबसे पहले कहाँ किया गया? ब्रिटेन में किया गया। उसके बाद कहाँ किया जाने लगा? फ्रांस में किया जाने लगा। अमेरिका ने टेलीविज़न प्रसारण कार्यक्रम सन 1938 से प्रारंभ किया था। ये था हमारा विश्व में, कि विश्व में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? ब्रिटेन में, फिर उसके बाद कहाँ शुरू हुआ? फ्रांस में, और फिर अमेरिका में शुरू हुआ था। अब हम देखते हैं भारत में। तो भारत में सबसे पहले यूनेस्को की सहायता से दिल्ली में सन 1959 को टेलीविज़न से प्रसारण हुआ। किसकी हेल्प ली गई थी? यूनेस्को की हेल्प से। कब? 1959 में टेलीविज़न से प्रसारण किया गया था। दिल्ली तथा उसके आस-पास के इलाकों में 20 टीवी सेट लगाए गए थे। दिल्ली के आस-पास जो भी इलाके थे, वहाँ पे टीवी के 20 सेट लगाए गए थे, जिसमें 1 घंटे का कार्यक्रम प्रतिदिन प्रसारित किया जाता था। क्या होता था कि एक मतलब प्रतिदिन 1 घंटे का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था। पहले टीवी से जो भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे, वह आज की तरह रंगीन एवं लुभावने नहीं हुआ करते थे, बल्कि चित्रों को श्याम श्वेत या मतलब इसे ब्लैक एंड व्हाइट रूप में दिखाया जाता था। मतलब जैसे आज रंगीन टीवी आ रही है, रंगीन कार्यक्रम चल रहे हैं, पहले वैसे नहीं हुआ करता था। पहले ब्लैक एंड व्हाइट रहता था। चित्र भी इतने अच्छे व आकर्षक नहीं होते थे। इसी कमी को दूर किया अमेरिका ने। इस कमी को किसने दूर किया था? इस कमी को अमेरिका ने दूर किया था। किस कमी को? जो चित्र साफ नहीं दिखाई देते थे। अमेरिका ने सबसे पहले सन 1953 में रंगीन टीवी कार्यक्रम प्रसारित किया। तो सबसे पहले टीवी का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में। लेकिन रंगीन टीवी से कार्यक्रम कहाँ प्रसारित होने लगा सबसे पहले? अमेरिका में। कब? 1953 से। भारत में टीवी प्रसारण का दूसरा केंद्र बना मुंबई। पहला क्या था? दिल्ली। किसकी सहायता से? यूनेस्को की हेल्प से। लेकिन दूसरा प्रसारण केंद्र कौन-सा बना? मुंबई बना। मुंबई में 2 अक्टूबर 1972 को टीवी प्रसारण कार्यक्रम
प्रारंभ किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 1972 को। इसके बाद 1973 में अमृतसर तथा श्रीनगर में टीवी स्टेशन खुले। इसी वर्ष पूना से भी मुंबई केंद्र के प्रसारणों का रिले होना प्रारंभ हुआ था। टीवी केंद्रों का उद्घाटन कोलकाता, लखनऊ, मद्रास में सन 1975 में हुआ था। ये डाटा आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ये सबसे पहले तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। उसके बाद अमेरिका ने 1938 में किया था। 1936 में ब्रिटेन ने किया था, 38 में अमेरिका ने किया था। उसके बाद कहाँ पे हुआ? भारत में हुआ, यूनेस्को की हेल्प से। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि रंगीन टीवी का प्रयोग किसने किया था? अमेरिका ने सबसे पहले किया था। फिर देखते हैं भारत में सबसे पहले सन 1982 में टीवी में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण होने लगा। तो भारत में कब होने लगा? 1982 में होने लगा। पहले टीवी ऑल इंडिया रेडियो के निदेशालय के अंतर्गत ही काम करता था, परंतु अप्रैल 1976 से इसे आकाशवाणी से अलग कर दिया गया तथा दूरदर्शन नाम दिया गया। जो पहले टीवी का प्रसारण होता था, ये किसके निदेशालय में होता था? वो ऑल इंडिया रेडियो के के निदेशालय में प्रसारण होता था, परंतु 1976 से इसको अलग कर दिया गया। 1976 से इसको दूरदर्शन नाम कर दिया गया था। अब हम देखते हैं, ये तो हमने टेलीविज़न के बारे में देखा, अब हम देखते हैं कि ये फ़िल्म क्या है? फ़िल्म क्या होती हैं? फ़िल्म जनसंचार का एक अत्यंत प्रभावशाली एवं सशक्त माध्यम है। कैसा माध्यम है? बहुत ही सशक्त माध्यम है और ये बहुत प्रभावशाली भी होता है। हर कोई टीवी देख के सीखना पसंद करता है। इसके माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों पर कुठाराघात किया जाता है तथा सामाजिक बुराइयों को जनता के समक्ष मनोरंजनात्मक ढंग से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब उनको मनोरंजन के माध्यम से उनको वहाँ की कुरीतियों, वहाँ के जो भी बुराइयाँ व्याप्त हैं हमारे समाज में, उसको दिखाया जाता है। फ़िल्मी फ़िल्में मुख्य रूप से सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक विषयों पर आधारित होती हैं। फ़िल्में कैसी बनती थी? हमारे समाज पर आधारित रहती है, उनमें हमारे धर्मों पर आधारित रहती है, इतिहास पर आधारित रहती है, हमारी संस्कृति पर आधारित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण के साथ मनोरंजन करना होता है। क्या होता है इसका मुख्य उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन करना। फ़िल्म का प्रदर्शन अमेरिका ने ही 9वीं 19वीं शताब्दी के अंत में किया था। तो फ़िल्म का प्रदर्शन सबसे पहले किसने किया था? अमेरिका ने कब? 19वीं शताब्दी में किया था। इस समय तक पश्चिमी यूरोप में भी फ़िल्मों का प्रादुर्भाव हो गया था। भारत में सबसे पहले फ़िल्म का प्रदर्शन लूमियर बंधुओं द्वारा, इसको याद रखना है, भारत में कब सबसे पहले फ़िल्म का प्रदर्शन कब हुआ? लूमियर बंधुओं द्वारा 7 जुलाई 1896 को हुआ था। परंतु उस समय जो फ़िल्में बनती थी उसमें आवाज़ नहीं होती थी, वे मूक होती थी। आज मुंबई फ़िल्मों का मुख्य केंद्र है, यहीं से फ़िल्मों का निर्माण एवं विकास होता है। कहाँ से? मुंबई से। इसीलिए मुंबई को क्या बोला जाता है? फ़िल्म की नगरी की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुंबई में फ़िल्मों का मुख्य केंद्र, फ़िल्में वहीं पे बनती हैं, वहीं पे फ़िल्मों का विकास होता है, वहीं पे उनका निर्माण होता है। इसीलिए इसको मुंबई को क्या कहते हैं? फ़िल्म नगरी कहते हैं। अमेरिका में सन 1903 में सबसे लंबी फीचर फ़िल्म द ग्रेट ट्रेन रॉबरी का निर्माण हुआ था। ये आपको याद रखना है, अमेरिका में सबसे लंबी फीचर फ़िल्म कौन-सी थी? द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। तब फ़िल्मों का प्रदर्शन क्लब में हुआ करता था। भारत में पहला सिनेमा घर का निर्माण 1910 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि भारत में सबसे पहले सिनेमा घर का निर्माण कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था। भारत में फ़िल्मों के निर्माण का श्रेय जाता है किसको? दादा साहब फाल्के को। यदि इन्हें फ़िल्म निर्माण का जन्मदाता कहा जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। इन्होंने 1913 में हरिश्चंद्र फ़िल्म बनाई। इसके बाद सन 1917 में मदोन ने कोलकाता में नल दमयंती फ़िल्म का निर्माण किया था। तब फ़िल्में में आवाज़ नहीं होती थी, वे मूक होती थी, सिर्फ़ उसमें एक्टिंग की जाती थी, उसमें कोई आवाज़ नहीं होती थी। इसलिए इसे क्या कहा जाता था? इसलिए मूक फ़िल्म कहा जाता था। उसके बाद आवाज़ वाली फ़िल्म का निर्माण हुआ जिसमें नायक बोलकर, गाकर, एक्टिंग करके दिखाता था। अर्देशीर ईरानी ने आलम आरा नामक फ़िल्म का निर्माण किया था। यह जिसमें आवाज़ थी, मगर तब फ़िल्में रंगीन ना होकर श्याम-श्वेत मतलब ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। तो पहली फ़िल्म कौन-सी थी हमारी? वो थी हरिश्चंद्र, वो मूक फ़िल्म थी और पहली बोलती फ़िल्म कौन-सी थी? आलम आरा थी। इन्होंने ही फ़िल्मों में रंग डाला तथा तब से लेकर आज तक रंगीन फ़िल्में बनाई जाने लगी हैं।
भारत में फ़िल्मों को जनता के समक्ष सिनेमा घरों में दिखाए जाने से पहले सेंसर बोर्ड से सेंसर सर्टिफ़िकेट लेना होता है। अब ये सेंसर सर्टिफ़िकेट क्या होता है? ये हमें सेंसर बोर्ड से लेना ज़रूरी होता है। क्या होता है? जो फ़िल्में केवल वयस्कों को देखने के योग्य होती हैं, उन्हें ए अर्थात एडल्ट सर्टिफ़िकेट दिया जाता है। आपने देखा होगा जब भी जैसे ही मूवी चालू होता है तो वहाँ पे लिखा रहता है ए या लिखा रहता है यू या AYU दोनों लिखा रहता है। तो उसका क्या मतलब होता है? वही होता है हमारा सेंसर बोर्ड से जो लिया हुआ सेंसर सर्टिफ़िकेट होता है। तो अगर ए लिखा है तो इसका मतलब क्या है? वो एडल्ट सर्टिफ़िकेट है। जो फ़िल्में सभी उम्र के लोग देख सकते हैं उसको क्या क्या कहते हैं? उसे यू मतलब कि यूनिवर्सल सर्टिफ़िकेट प्रदान होता है। तो जो फ़िल्में बच्चों मतलब एडल्ट को देखने के लायक होती हैं उसे एडल्ट मतलब एडल्ट सर्टिफ़िकेट दिया जाता है। जो सभी उम्र के लोग देख सकते हैं उसे यू सर्टिफ़िकेट दिया जाता है मतलब यूनिवर्सल सर्टिफ़िकेट दिया जाता है। लेकिन कुछ फ़िल्में जो दोनों लोग देख सकते हैं, AU श्रेणी में रखा जाता है। इन्हें बालक अपने माता-पिता के साथ बैठकर देख सकते हैं। तो ये था हमारा फ़िल्म का इतिहास मतलब टीवी का इतिहास। अब हम देखते हैं कठपुतली का खेल, ये भी हमारा किसमें आता है? श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री में आता है। तो श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री में हमने सबसे इम्पोर्टेंट क्या देख लिया? हमने सबसे इम्पोर्टेंट देख लिया टेलीविज़न। इसके इतिहास के बारे में चर्चा कर ली। हमें इसमें जो भी डाटा दिए गए उसको याद रखना है मतलब ये कि पहला टेलीविज़न कहाँ पे प्रयोग हुआ था विश्व में, फिर भारत में कब हुआ, रंगीन टीवी का प्रयोग कब हुआ, कहाँ हुआ, हमें ये सब याद रखना है। पहली फ़िल्म बोलती हुई, अनबोलती मतलब मूक फ़िल्म कौन थी पहली और कौन-सी पहली बोलती फ़िल्म थी, ये सब हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं कठपुतली का खेल क्या होता है। तो कठपुतली के खेल द्वारा ग्रामीणों को शिक्षित किया जाता है तथा उनके ज्ञान, व्यवहार, कुशलता में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। तो कठपुतली के माध्यम से कठपुतली का प्रदर्शन करके ग्रामीणों को शिक्षित किया जाता है। बस यही इतना हमें जानना है। कठपुतली शिक्षण के साथ ही मनोरंजन का भी महत्वपूर्ण साधन होती है। पहले कठपुतली खेल के माध्यम से केवल धार्मिक तथा ऐतिहासिक गाथाएँ प्रस्तुत की जाती थी। पहले क्या होता था? पहले कठपुतली के माध्यम से केवल खेल मतलब कठपुतली खेल के माध्यम से केवल धार्मिक और ऐतिहासिक गाथाओं को प्रस्तुत किया जाता था। परंतु आज इसका प्रचार-प्रसार हुआ है। आज कठपुतली के माध्यम से अनेक कुरीतियों का पर्दाफ़ाश किया जाता है। जैसे जैसे कौन-कौन सी कुरीतियाँ हैं? दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, मृत्यु भोज आदि। इतना ही नहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कठपुतलियों के माध्यम से परिवार नियोजन के संदेश को जन-जन तक पहुँचाया है। आपको इसको याद रखना है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने परिवार नियोजन का संदेश देने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया था? तो वो कठपुतली का प्रयोग किया था। अब हम देखते हैं कठपुतलियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कई प्रकार की होती हैं जिसमें हम देखते हैं हाथ से चलने वाली। मतलब ये अंगुलियों में दस्ताना लगा लेते हैं, उससे हाथ से चलने वाली कठपुतली बना लेते हैं। तो और दूसरी होती है धागे से चलने वाली कठपुतली, मतलब कि धागे के सहारे से अंगुलियों में धागा फँसाकर और उसके बाद धागे की सहायता से कठपुतली का नृत्य कराया जाता है। इसमें सिर्फ़ जो है जो हाथ वाली कठपुतली होती है, इसमें हाथ को अंगुली में दस्ताना पहन लेता है एक व्यक्ति और वो बोलता जाता है और उस अंगुलियों के हिसाब से जिस हिसाब से बोलता है, उस हिसाब से अंगुलियों को अपने हिलाता रहता है। धागे की सहायता से चलने वाली कठपुतली में भी ऐसे ही होता है, धागे को हाथ में लगा लिया जाता है और कठपुतली को चलाया जाता है, पीछे से बोलता रहता है कोई व्यक्ति। धागे छड़ से चलने वाली कठपुतली, मतलब ये छड़ से चलने वाली कठपुतली है। छाया कठपुतली, मतलब इसकी छाया दिखती है, कठपुतली सामने से नहीं दिखेगी लेकिन इसकी छाया दिखती है, ये कठपुतली छाया कठपुतली है। पेपर मैसी की कठपुतली होती है। तो ये कठपुतलियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। कौन-कौन सी? हाथ से चलने वाली कठपुतली, धागे से चलने वाली कठपुतली, छड़ से चलने वाली कठपुतली, छाया कठपुतली, पेपर मैसी की कठपुतली। आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कठपुतली का प्रकार कौन-सा है? तो आपको बता देना है या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से कौन-सा श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है? या आपसे पूछ लिया जाएगा कि कठपुतली का खेल किस शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है? अब हम देखते हैं इसमें आगे बढ़ते हैं नाटक। तो नाटक क्या है? ये भी हमारी दृश्य शिक्षण सामग्री में आता है, दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री में आता है। तो नाटक क्या होता है? जन शिक्षण का एक अति महत्वपूर्ण श्रव्य दृश्य साधन क्या है? वो है नाटक। इसके माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़वादियों, परंपराओं को दूर किया जाता है। ये जो भी हमारे
श्रव्य दृश्य साधन है, इसका एक ही उद्देश्य होता है, सबसे पहला उद्देश्य कि जो है लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाए। मतलब कि उनके जो भी समाज में कुरीतियाँ व्याप्त हैं, जो भी अंधविश्वास हैं, जो भी रूढ़िवादी परंपराएँ हैं, उन सबको दूर कर दिया जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए। आगे प्रसार कार्यकर्ता विद्यालयों के शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा ग्रामीणों के साथ मिलकर नाटक का आयोजन कर सकता है। उसे गांव के मुखिया, प्रधान, सरपंच, स्थानीय नेताओं आदि से मिलकर नाटक के बारे में विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। एक व्यक्ति तो नाटक कर नहीं लेगा। गांव के प्रगतिशील युवकों को भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए। इससे ग्रामीण जीवन के चरित्र को निभाने के लिए ग्रामीणों की भी भागीदारी होनी चाहिए। नाटक का विषय ऐसा होना चाहिए जो सबकी रुचि का हो। आपको वहाँ के गाँव के लोगों को भी अपने नाटक में शामिल करना है, जिससे लोगों की रुचि बढ़े। उनकी रुचि क्या है, इसको भी ध्यान में रखना है। आप कुछ ऐसा ना बताएँ जो ग्रामीणों के पल्ले ही ना पड़े। अगर आप कुछ ऐसा लेके जाएँगे जो उनको समझ में नहीं आ रहा, उनकी समझ से परे है, उनकी ज़रूरतों को नहीं पूरा कर रहा है, तो वो आपके नाटक को नहीं देखेंगे, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएँगे। इसलिए आपको उनके हिसाब से, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से आप वहाँ पे नाटक करेंगे। आगे है क्या है, आगे है पारंपरिक लोकगीत एवं लोक नृत्य क्या होते हैं। तो इनका भी वही इरादा होता है जो बाकी का था नाटक का, कठपुतली का। चलिए देखते हैं। भारत अति प्राचीन समय से ही पारंपरिक लोकगीत तथा नृत्यों का सम्राट रहा है। यहाँ पर्व, त्योहार, शादी, विवाह, अन्य विशेष आयोजनों पर लोकगीत एवं लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें नौटंकी, कविगान, लावड़ी नृत्य, भजन, कीर्तन, रामलीला, कृष्ण लीला, कव्वाली, सोहर, घूमर आदि प्रमुख हैं। आज भी उनका खूब चलन है। शादी, विवाह, पर्व, त्योहार कुछ भी हो, इन सब अवसर पर स्थानीय लोगों के द्वारा ये लोकगीत गाए ही जाते हैं, लोक नृत्य किए ही जाते हैं। पारंपरिक लोक गीतों तथा नृत्यों की सबसे बड़ी विशेषता है, क्या है इनकी सबसे बड़ी? इनका समसामयिक विषयों से जुड़ाव होता है। मतलब कि जैसे जो पारंपरिक लोक नृत्य किए जाते हैं, लोक गीत गाए जाते हैं, वो समसामयिक होते हैं। मतलब जैसे सावन के महीने में तीज वगैरह गाया जाता है, नवरात्रि होती है तो वहाँ पे रामलीला किया जाता है और कृष्ण लीला होता है जन्माष्टमी के अवसर पर। तो ये सब जो होते हैं ये समसामयिक होते हैं। इसमें ना केवल धार्मिक एवं ऐतिहासिक गाथाएँ ही प्रस्तुत की जाती हैं, अपितु सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों का भी प्रदर्शन किया जाता है। दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं, पारिवारिक संबंधों पर टीका-टिप्पणी की जाती है। सोहर, घूमर, झूमर के माध्यम से पति-पत्नी, सास-बहू, नंद-भौजाई, देवर-देवरानी, जेठ-जेठानी आदि के संबंधों को उजागर किया जाता है। अतः यह नैतिक शिक्षा का अच्छा माध्यम है। इससे नैतिकता प्रदर्शित की जाती है। इसका गहरा प्रभाव जनमानस के मस्तिष्क पर पड़ता है। तो हमारा इसमें जो है, जो भी दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है, कौन-कौन सी है? तो दृश्य शिक्षण सामग्री में टेलीविज़न आ जाता है, कठपुतली आ जाता है, नाटक आ जाता है, लोकगीत आ जाते हैं, परंपराएँ आ जाती हैं। ये जो भी हैं हमारे पारंपरिक लोक नृत्य आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं। ये सब हमारे क्या हैं? श्रव्य दृश्य साधन हैं। तो हमें इसमें सबसे ज़्यादा क्या याद रखना है? हमें टेलीविज़न के इतिहास के बारे में याद रखना है और मोटे तौर पे याद रखना है, कठपुतलियों के प्रकार याद रखने हैं। बाकी तो आप टिक लगा ही देंगे कि इसमें से कौन-सा श्रव्य दृश्य साधन है, कौन-सा श्रव्य साधन है, कौन-सा दृश्य साधन है। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।